नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे लघु परंपरा, बृहत परंपरा, प्रभु जाति जैसे विभिन्न सिद्धांतों पर। मित्रों, हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये पहुँच सके। इसके साथ मैं लेक्चर प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट है लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा। ये कंसेप्ट दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि लघु परंपरा और बृहत परंपरा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ये आपको ऐसे याद रखना है। फिर इसी संदर्भ में एस.सी. दुबे ने दो बातें कही हैं और इन्होंने एक इसमें कंसेप्ट दिया है पंच परंपरा सूत्र का और एक बहु परंपरा का सिद्धांत दिया है। ये डायरेक्ट अगर अभी तक ये प्रश्न कम आए हैं, सिर्फ बहु परंपरा का सिद्धांत कम आया है, लेकिन पंच परंपरा सूत्र एक बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें 6 बातें कही हैं ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक में। पहली क्या है? जैसे कि शास्त्रीय परंपराएं, होली, दिवाली, कल्चरल शास्त्रीय परंपरा, क्लासिकल जो है ट्रेडिशंस हैं जो बनी रहेंगी। शास्त्रीय परंपराएं वे परंपराएं होती हैं जो बहुत ही दीर्घ काल तक, मतलब हजारों वर्षों से लगातार चली आ रही हों, उन्हें शास्त्रीय परंपराएं कहा जाता है। जैसे भारत में यह है कि शास्त्रीय भाषा किसे कहा जाए, तो जो 1500 से 2500 वर्ष पुरानी हो वो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है, शास्त्रीय सही है, गलती नहीं है। राष्ट्रीय परंपराएं, राष्ट्रीय परंपरा क्या है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल सही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तीसरा है क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक परंपरा। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि जो प्रदेशों के त्यौहार होते हैं इसे माना जाता है क्षेत्रीय और प्रादेशिक परंपरा के अंतर्गत, जो हमारे क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर मनाए जाते हैं। फिर स्थानीय परंपरा की विशेषता है जो बहुत ही लोकल स्तर पर, विलेज स्तर पर, बहुत ही छोटी छोटी कम्युनिटी के स्तर पर मनाई जाती है। फिर है स्थानीय उप संस्कृतियाँ, जैसे एक ग्रामीण समूह में के किसी एक वर्ग के अंदर जो परंपराएं मनाई जाती हैं उनको कहा जाता है स्थानीय उप संस्कृति परंपरा। फिर अगली विशेषता है पश्चिमी परंपरा, जो परंपराएं हमने पश्चिम से ग्रहण की, जैसे वैलेंटाइन डे, जैसे कि हैप्पी बर्थडे, ये सब मनाना शुरू किया गया है, ये जन्म दिवस वगैरह का, ये सब जो है रोज डे, प्रपोज डे, ये सब कुछ पश्चिमी परंपरा का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीपी मुखर्जी के अनुसार। इनका पूरा नाम था धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने परंपराओं को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक परंपरा, इसमें मृतकों का दाह संस्कार इत्यादि को लेते हैं। द्वितीय परंपरा में जो है जीवन की व्यवस्थाओं को लेते हैं, और तृतीय परंपरा में उसकी मेच्योरिटी के लेवल को एंगल से मापते हैं। तो यहाँ पर जो 3 बातें कही गई आपको डायरेक्ट इनको याद रखना। प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा, तृतीयक परंपरा की बात किसने करी? एग्जाम में आएगा तो आपका जवाब होगा डीपी मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे और आधुनिकता और परंपरा के बीच में जो द्वंद्व है इस पर इनका बहुत अच्छा काम है, और ये बेसिकली एक मार्क्सवादी चिंतक हैं। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगले कंसेप्ट पर आते हैं। इसका नाम है लोक संस्कृति, फोक कल्चर। जॉर्ज एम फॉस्टर की एक बुक है व्हाट इज फोक कल्चर। ये पुस्तक एक बार पूछी जा चुकी है, इसको देखते हैं। अब हम लोग इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लोक संस्कृति को जीवन के सामान्य तरीकों के रूप में देखा जा सकता है। की पॉइंट्स, जीवन के सामान्य तरीके के रूप में, जो एक क्षेत्र विशेष में गांवों, कस्बों, नगरों के कुछ या सभी लोगों की विशेषता के रूप में है। अन्य कुछ समाज उन व्यक्तियों के संगठित समूह के रूप में है जिनकी एक लोक संस्कृति है। अब देखो, इतनी टिपिकल बात यहाँ पर कही गई है
लेकिन इसको अगर हम सिंपल भाषा में बनाए बात करें तो जैसे कि मान लो जनजातियों का कोई उत्सव है, वो उनकी लोक संस्कृति है, मतलब एक समुदाय है, उसके किसी एक वर्ग के द्वारा, उसके किसी एक भाग के द्वारा कोई जीवन शैली को मनाया जाए, किसी प्रकार की परंपरा को या संस्कृति को जो है इंजॉय किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, तो उसे कहा जाता है लोक संस्कृति। अगले कंसेप्ट पर बात करते हैं मित्रों, लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया ताकि दोनों के बीच में अंतर आ जाए। पहला है लघु परंपरा और दूसरा है दीर्घ परंपरा या बृहद परंपरा। इसमें स्थानिकता होती है, जैसा कि अब मैंने भी बताया कि एक किसी स्थान विशेष पर ही मनाई जाने वाली बात है, ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने वाली बात है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली इत्यादि। ये लोकल कल्चर, जैसे हनुमान जो है बड़ा मंगल की पूजा और ये सब तमाम जनजातीय त्यौहार और उनके जीवन शैलियाँ। फिर ये जो है लघु परंपरा अलिखित होती है, इसके लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, जबकि दीर्घ परंपरा के लिखित साक्ष्य होते हैं। ये क्लासिकल नहीं होती, शास्त्रीय नहीं होती, जबकि दीर्घ परंपरा की विषय वस्तु शास्त्रीय होती है, यानी जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, जिसको हमारे सभी आयामों द्वारा विधि मान्यता प्राप्त है। फिर यह कम व्यवस्थित होती है लघु परंपरा, क्योंकि वो धीरे धीरे कोई एक आदत, रूढ़ी, प्रथा इत्यादि बनकर वो परंपरा का रूप धारण कर लेती है और उसे मनाया जाता है, लेकिन उसके कोई बहुत उसकी व्यवस्थित व्याख्या नहीं देखने को मिलती, जबकि दीर्घ परंपरा सदैव व्यवस्थित होती है। लघु परंपरा कम चिंतनशील होती है। कम चिंतनशील का मतलब है लोग उसके बारे में उचित प्रमाण नहीं होते, ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं, उसका जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि विश्लेषण नहीं किया जाता। लेकिन जो दीर्घ परंपराएं हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चिंतनशील होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में एक्सप्लेनेशन होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब बात करते हैं मैक्किमेरियट के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इन्होंने भारतीय समाज के दो आधार बताए थे, एक है सार्वभौमिकीकरण और दूसरा है स्थानीयकरण। दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। सार्वभौमिकीकरण का कंसेप्ट किसने दिया, यानी यूनिवर्सलाइजेशन, कि कोई एक ऐसी कल्चर जो पूरी दुनिया में समान रूप से लागू होती हो, और कोई एक ऐसी संस्कृति जो स्थानीय स्तर पर लागू हो। जैसे हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी है, इसका एक यूनिवर्सलाइजेशन है, लेकिन हमारे बड़े मंगल की पूजा का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है, वो स्थानीयकरण है उसका। इनका जो अध्ययन था, किशनगढ़ी का अध्ययन किया था इन्होंने, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है। अब सार्वभौमिकीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर बढ़ते हैं और फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जब वे बृहद परंपरा के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। यानी कि चाहे तो आप 26 जनवरी 15 अगस्त मानिए, भाई पहले क्या हुआ था, एक बार 1930 में झंडारोहण किया गया था और उसके बाद 1947 से इसका व्यापक स्वरूप हो गया। ये तो खैर वैधानिक बात हो गई, आज़ादी से जुड़ी बात हुई, लेकिन उसके बाद कई ऐसी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं जो इस तरीके से मनाई जाती हैं। स्थानीय संस्कृति, स्थानीयता के बारे में बात करते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये मॉरिस ऑपलर का दिया हुआ है, याद रखिएगा। मैक्किमेरियट कहते हैं कि जब सांस्कृतिक तत्वों की गति ऊपर से नीचे की ओर होती है, अर्थात बृहद परंपरा के तत्व लघु परंपरा में समाहित हो जाते हैं, तो इसे स्थानीयकरण कहते हैं। बिल्कुल सही, जैसे गोवर्धन पूजा, इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको। अब ऑस्कर लेविस से जुड़े कुछ और बातें बताते हैं। जैसे इन्होंने गाजियाबाद के रामपुर का अध्ययन किया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है किसका अध्ययन किया, रामपुर का, कहाँ है, गाजियाबाद में। इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण हैं उनमें सर्वदेशीयता पाई जाती है, यानी उनमें एक तरीके से लोकैलिटी पाई जाती है, स्थानीयता पाई जाती है। और मॉरिस ऑपलर एवं आर डी सिंह
ने अध्ययन किया है? सेनापुर का अध्ययन किया है। ये याद रखिएगा, सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उन्होंने देखा कि ग्रामीण समाज में ये जो स्थानीयता है उससे एकता का फैलाव होता है, लोगों में इंटीग्रेशन बढ़ता है। आगे बढ़ते मित्रों, हेराल्ड गोल्ड के बारे में। इन्होंने फैजाबाद का अध्ययन किया है, तो याद रखना है, फैजाबाद का अध्ययन किया है इन्होंने। हेराल्ड गोल्ड ने लखनऊ के रिक्शा वालों का भी अध्ययन किया है। उनकी जो है सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक दशाओं को जानने के लिए लखनऊ के रिक्शा वालों का भी अध्ययन इन्होंने किया है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं पहले। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत बड़े समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के बारे में। एम.एन. श्रीनिवास ने कर्नाटक के कुर्ग गांव का अध्ययन किया था, और इनकी जो एक पुस्तक है उसमें इन्होंने संस्कृतिकरण का जो कंसेप्ट दिया है, जो कुर्ग इन साउथ इंडिया करके है, उसमें हम लोग अभी आगे उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जब इन्होंने वहाँ अध्ययन किया तो एक वो तो इनकी बुक जो है उसके साथ से जल गए थे, तो उसके बेसिस पर इन्होंने रिमेंबर विलेज नामक पुस्तक लिखी थी। रिमेंबर विलेज नामक पुस्तक लिखी थी, यादों से रचा गाँव हिंदी में आता है। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है संस्कृतिकरण, लेकिन संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने उस सिद्धांत को ब्राह्मणीकरण कहकर संबोधित किया था, ऐसे कि समाज में जो निम्न तबके के वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे उच्च जातियों का के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे बनने की। अब समाज में हमारे वर्णीय व्यवस्था है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यानी कि एक शूद्र जो है एक ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसके जैसी वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन शैली अपनाता है, साफ सफाई रखता है, पढ़ाई लिखाई करता है इत्यादि। तो धीरे धीरे इसको इन्होंने प्राथमिक दृष्टया कहा कि ब्राह्मणीकरण हो रहा है, लेकिन जब इनकी कई आधारों पर आलोचना की गई तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शैली अपना रहे हैं, उच्च संस्कृति अपना रहे हैं, इसलिए इसका नाम कर दिया संस्कृतिकरण। और इसकी हम लोग व्याख्या अभी करेंगे। और एक डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, तो एम.एन. श्रीनिवास को। आपको ऐसे भी याद रखना है। संस्कृतिकरण क्षैतिज एवं सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। बेसिकली ये संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, ये एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा जिसके द्वारा कोई जाति अन्य जाति या किसी उच्च जाति समूह को अपना आदर्श मानकर उसके जैसा व्यवहार करने लगती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो याद रखना है, क्षैतिज एवं सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है, और ये टू वे प्रोसेस है और तमाम इसकी विशेषताएं हैं, उन पर हम लोग अभी बात करते हैं। जब मैं मुख्य परीक्षा पढ़ाऊंगा तो इसकी डिटेल व्याख्या करूंगा, अभी इनसे जो है प्रश्न आ जाएगा और इनकी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पहले संबंध निम्न जातियों से होता है। बिल्कुल, निम्न जातियाँ लो कास्ट जो है हाई कास्ट के जैसा बनने की कोशिश करती हैं, एक बात है। सामाजिक गतिशीलता प्रकट करती हैं। बिल्कुल, निम्न जाति उच्च जाति की तरफ अगर बढ़ने की कोशिश करेगी तो सामाजिक गतिशीलता प्रकट होगी। मित्रों, मैंने कल के अपने लेक्चर में बताया था कि जैसे मजूमदार ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है, लेकिन कई अध्ययन ऐसे हैं जो एम.एन. श्रीनिवास ने किए थे, उसके आधार पर इन्होंने संस्कृतिकरण का कंसेप्ट दिया था। और इन्होंने ही बताया था कि भारत में 2550 जातियाँ हैं, 2350 जातियाँ, जिनकी 4750 उपजातियाँ हैं। वो इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि जो चमार पहले कानपुर में चमड़े का काम करते थे, धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली को काफ़ी कुछ बदल लिया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होता रहा। लेकिन मान लो कि उच्च जातियों ने कभी कभी उनको अपनी जाति में अपने जैसे में स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे में एक नई नई जातियां बनना शुरू हो गई। जैसे जो चौहान हैं, ये बेसिकली कहते हैं कि चमार थे, लेकिन बाद में इनको वो क्षत्रियों ने अपने आप में शामिल नहीं एसिमिलेट नहीं किया, तो ये इनके नए स्वरूप बनकर निकल कर सामने आ गए। उसी तरह ब्राह्मणों में भी कई ऐसी जातियाँ जो देखी जाती हैं, मूल तौर पर वो शुद्ध ब्राह्मण जातियाँ नहीं हैं। तो इसीलिए जो भारत में जातियों की उपजातियाँ जो विकसित हुई हैं और उनके बीच में भी संस्तरण है, यानी हायरार्की है, यानी ऊंच नीच है, वो इसी कंसेप्ट की देन है। इसमें बहुत अच्छे से उसको जस्टिफाई किया गया है।
तीसरी बात, ये पद मूलक बदलाव है, यानी सिचुएशनल चेंज है। ये पॉइंट पर, एक एक पॉइंट पर प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। यानी कि जैसे आप बनना चाहते हैं, मान लो कोई एक्स है, वो आईएएस ऑफिसर बन गया या इंडस्ट्रियलिस्ट हो बन गया, वो धीरे धीरे बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी एक जाति का उद्धार हो जाए, उस परिवार का उद्धार होगा। यानी वो परिवार धीरे धीरे एक आध दो पीढ़ी के बाद अपनी ज़िंदगी बेहतर कर पाता है कई बार। फिर अगला, ये संरचनात्मक बदलाव नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एक परिवार करेगा तो उसी का बदलाव होगा, उसकी पूरी समूल जाति का बदलाव नहीं होगा। यह सभी धर्मों में प्रभावी ही, बिल्कुल किसी भी जाति धर्म के लोग ऐसा कर पाते हैं। इसके कई आदर्श हो सकते हैं कि आपने कौन सा क्राइटेरिया लिया है, ज्ञान का क्राइटेरिया लिया है कि आपने अर्थ का क्राइटेरिया लिया है कि आपने सामाजिक स्थिति का क्राइटेरिया लिया है, बेहतरी का, आपने कौन सा क्राइटेरिया लिया, ये बहुत अहम है। आगे कहा गया है कि यह दो तरफी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है। यानी कि ऊपर वाला आपको अपनाए और आप नीचे से ऊपर बनने की कोशिश करें, तभी संभव है। एक व्यक्ति बहुत समय तक अगर ऐसा करता भी है और ऊपर की जाति उसे स्वीकार नहीं करती, तो फिर मुश्किल हो जाती है। और यह भी कहा गया कि अवधारणाओं का गुच्छा है। अवधारणाओं का गुच्छा इस तरीके से मित्रों, कई बार इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे संदर्भ समूह है, उसमें भी आप जैसा बनना, उच्च जाति जैसा बनना या उच्च वर्ग जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणीकरण हो गया और संस्कृतिकरण हो गया, ये सब तमाम जो है अवधारणाएं आती हैं। इसकी वजह से इसको कहा गया है इस अवधारणाओं का गुच्छा है। अब बात करते हैं मित्रों योगेंद्र सिंह के बारे में। ये बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं और इनका शायद अब निधन भी हो चुका है। इन्होंने जो संस्कृतिकरण है उसे अग्रिम समाजीकरण कहा। यानी कि आप जैसा बनना चाहते हैं उसके लिए पहले से उसी प्रकार की जीवन शैली आप अपनाने लगते हैं, तो एडवांस सोशलाइजेशन कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम आगे आएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण। ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ इनको आप लोग नोट करिए। भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसी पुस्तक ने इनको सबसे ज़्यादा ख्याति दिलाई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एडवांस सोशलाइजेशन कहते हैं। इन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में कहा कि यह विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जैसा अपर क्लास सोचता है वैसा लोअर क्लास सोचने लगता है। तो यह एक तरीके से उस तरीके की विचारधारा में जाने की एक प्रक्रिया है। डीएन मजूमदार इसे क्या कहते हैं, एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विसंस्कृतिकरण, डिसंस्कृताइजेशन। कालिया क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जनजातीयकरण, कि मान लो कोई व्यक्ति जनजाति जैसा बनने की कोशिश करता है तो डेट इज कॉल्ड जो है ट्राइबलाइजेशन या जनजातीकरण। नर्मदेश्वर प्रसाद इसे कुलीनीकरण कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट में तो पूछे गए हैं। और कुप्पा स्वामी महोदय इसे संदर्भ समूह कहते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, योगेंद्र सिंह ने अग्रिम समाजीकरण कहा, वो कहते हैं डेट इज आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस। डीएन मजूमदार ने डिसंस्कृताइजेशन या विसंस्कृतिकरण कहा। कालिया ने ट्राइबलाइजेशन या जनजातीकरण कहा। नर्मदेश्वर प्रसाद ने कुलीनीकरण कहा और कुप्पू स्वामी महोदय ने संदर्भ समूह कहा। ये याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, जिसका नाम है पश्चिमीकरण। और ये कंसेप्ट भी एम एन श्रीनिवास दिया है, ये बहुत बार आपको मिल जाएगा। अब इनकी परिभाषा बड़ी मज़ेदार है संस्कृतिकरण की, पश्चिमीकरण की। ये कहते हैं कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज एवं संस्कृति में उन परिवर्तनों हेतु किया जो 150 वर्षों, बस ये शब्द जहाँ आ जाए बस एम एन श्रीनिवास आप लगा दीजिएगा, जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। यह शब्द प्रौद्योगिकी संस्थाओं वैचारिकी मूल्यों के स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। यानी कि जो 150 साल अंग्रेज रहे उनके और उससे अधिक समय के अंग्रेजों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए शब्द, जैसे प्रौद्योगिकी संस्थाओं वैचारिकी मूल्यों के स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है पश्चिमीकरण। यानी कि वहाँ की एक मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन सब को अपने में समाहित करता है।
अब ओ एम लिंच का क्या कहना है इसके बारे में जानते हैं। ओ एम लिंच, इन्होंने आगरा के जाटवों का अध्ययन किया और अध्ययन यही है जो जाति व्यवस्था से जुड़ा है, ये कहते हैं। और इन्होंने वहाँ एक उसके अध्ययन के आधार पर एक पुस्तक भी लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूतों की राजनीति, कि कैसे वो संचालित होती है। ओ एम लिंच ने आगरा के जाटवों का अध्ययन किया। याद रखना है, पूछा जाता है। ये क्या कहते हैं, पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा विधियों को शामिल किया जाता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन कही गई। जबकि योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है, यह मानवतावाद एवं बुद्धिवाद पर जोर देता है, यानी इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू और इंटेलेक्चुअल्स को बहुत ध्यान दिया जाता है। यानी जैसे मानवतावाद में मानवाधिकार, सबके समान अधिकार यानी सिविल राइट एंड पर्सनल लिबर्टी, और इंटेलेक्चुअलिज्म को जोर दिया जाता है, रूढ़िवाद इन सब को नहीं। आगे बात करते हैं मित्रों डेनियल लर्नर के कंसेप्ट पर। डेनियल लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये भी। इनकी पुस्तक का नाम पहले आपको याद रखना है, द पासिंग ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी। द पासिंग ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये क्या कहते हैं पश्चिमीकरण के बारे में। पश्चिमीकरण संकुचित एवं सीमित क्षेत्र के प्रभावों को प्रकट करता है। यह एक स्थानीय लेबल है। बिल्कुल सही है। यानी कि इस कंसेप्ट पर एक तरीके से क्रिटिकल कमेंट करते हैं, संकुचित एवं सीमित क्षेत्र के प्रभावों को प्रकट करता है। इसका ये आशय है कि जो संस्कृताइजेशन है, जो ये वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण है, वो एक क्षेत्र की संस्कृति को, मतलब जैसे जो पश्चिम की संस्कृति है वो संस्कृति श्रेष्ठ है, वही संस्कृति श्रेष्ठ है, उसके बारे में बहुत बताने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से यानी कि आप अगर जैसे कोई कहता है ना कि मेरे भैया या मेरा कोई भी दोस्त, फ्रेंड या वो स्वयं अगर अमेरिकी है तो वो उच्च है, इस तरीके का लेबल लगा देता है। तो यानी कि स्थानीय लेबल लगा देता है कि वो तो अमेरिका में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, मतलब उस तो ये चीज़ें लगा देता है। तो इसको एक तरीके से एक संकीर्ण नज़रिए से देखते हैं कि जरूरी नहीं कि पश्चिम में रहने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ हो। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं। ये भी प्रभु जाति का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एम एन श्रीनिवास का ही कंसेप्ट है प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट। ये रामपुरा का अध्ययन करते वक्त इन्होंने ये कंसेप्ट को दिया था। पुस्तक का नाम है द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। अब प्रभु जाति के बारे में बात करते हैं। एम एन श्रीनिवास, यहाँ मैंने श्रीनिवास नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, एम एन श्रीनिवास। फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कम से कम मैं भी मोटिवेट हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए बनाऊँ। अब ये क्या कहते हैं कि प्रभु जाति में संख्या बल, ये 3 पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाविता और आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति समाहित है। यानी कि आपका संख्या बल अच्छा होना चाहिए, क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर आपकी काफ़ी चलती हो, जैसे कहते हैं ना का सिक्का है उनका, और आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति उसमें समाहित होनी चाहिए। 3 विशेषताएं हैं, यही दे देता है। क्वेश्चन पूछने के कई कैरेक्टर है, मैं बता देता हूँ, पूछ देता है कि प्रभु जाति का कंसेप्ट किसने दिया, इससे जुड़ी किताब का नाम क्या है, सब आपके सामने है। कहाँ का अध्ययन करके ये कंसेप्ट दिया और किसने दिया, एम एन श्रीनिवास ने दिया। इसकी विशेषताएं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ऑप्शन दे देगा मिलाने के लिए, या नहीं है उसमें एक आध डाल देगा, वो आपको पकड़ना है। तो क्या है विशेषता, संख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर लिखा है संख्या बल। आर्थिक एक राजनीतिक प्रभुत्व होना चाहिए, जैसा कि लिखा है। धार्मिक कृत्रिम जाति व्यवस्था में उच्च होने चाहिए, ठीक है, और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, और क्षेत्र स्तर पर उनकी प्रभाविता होनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक के ओक्कालिंगा का अध्ययन किया था। ये जो कुर्ग्स हैं कर्नाटक के, उनका अध्ययन किया था। वहीं पर ओक्कालिंगा वहाँ की जो जाति है उसको उन्होंने कहा प्रभु जाति। कंसेप्ट दिया गया भाई एम एन श्रीनिवास के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एस.सी. दुबे जी के बारे में। इनका क्या कहना है, इनकी पुस्तक का नाम है कास्ट डोमिनेंट एंड फंक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि किताब बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछी गई, लेकिन अहम बुक है
कोई भी चीज़ कभी भी पूछी जा सकती है। ये कहते हैं अधिक संख्या प्रभु जाति का आधार नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि जैसे मान लो कोई जाति है, वो मान लो क्षत्रिय हैं, वो संख्या में कम है लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये बात यहाँ एकदम सही। प्रभु जो है, अधिक संख्या प्रभु जाति का आधार नहीं। प्रभु जाति का स्थान के स्थान पर इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, प्रभु व्यक्ति, मतलब एम.एन. श्रीनिवास की आलोचना करी और उसके आधार पर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रभु व्यक्ति का सिद्धांत किसने दिया? एस.सी. दुबे ने, श्यामाचरण दुबे ने। एंथोनी कार्टर इसे क्या कहते हैं? एक नए नाम से संबोधित करते हैं, जिसे कहते हैं प्रभुत्वशाली समूह। प्रभुत्वशाली समूह प्रभु जाति को कहते हैं। तो इस तरीके से मित्रों ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा पेड ग्रुप अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।